आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एजुकेशन 10 साकी पर। हमने लगभग सभी संधियों को कंप्लीट कर लिया था। आज हम विसर्ग लोप संधि के बारे में पढ़ते हैं। विसर्ग लोप संधि। विसर्ग लोप संधि में जैसा कि नाम से पता चलता है कि विसर्ग का लोप हो जाता है। विसर्ग का क्या हो जाएगा? लोप। कौन सी स्थिति में होगा, वे कौन से नियम हैं जिस नियम के आधार पर विसर्ग का लोप होगा, इस बारे में हम पढ़ेंगे। तो विसर्ग का लोप होने के विशेष रूप से नियम है, मैं बता देता हूँ शॉर्ट में, कि विसर्ग से पहले ए आना चाहिए और विसर्ग के बाद ए को छोड़कर अन्य स्वर आ जाए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। दूसरा नियम, विसर्ग से पहले यदि बड़ा आ जाए, विसर्ग के बाद हल आ जाए या स्वर आ जाए तो भी विसर्ग का लोप हो जाता है। तीसरा नियम है कि विसर्ग से पहले सह आ जाए और एस आ जाए, इन दोनों में से कोई एक आ जाए और उसके बाद या तो हल हो या स्वर वर्ण हो तो भी विसर्ग का लोप हो जाएगा। चौथा नियम है कि ह्रस्व मात्रा हो, छोटी मात्रा, ह्रस्व मात्रा के बाद में आ जाए विसर्ग और विसर्ग के बाद में आ जाए रे तो भी विसर्ग का लोप हो जाता है और ह्रस्व मात्रा दीर्घ मात्रा में परिवर्तित हो जाती है। मैंने बताया कि विसर्ग से पहले ए होना चाहिए, इधर ए को छोड़कर कोई भी स्वर होना चाहिए तो विसर्ग का लोप हो जाएगा। जैसे कि रामः प्लस इति, तो विसर्ग लोप बन करके बनेगा राम इति। इसी तरह से यदि विसर्ग से पहले बड़ा आ हो, जैसे कि बालकाः प्लस हसन्ति बराबर बालका हसन्ति, विसर्ग लोप हो जाएगा। ऐसे ही सह गच्छति, सह प्लस गच्छति, तो ये बना स गच्छति, विसर्ग लोप हो जाएगा क्योंकि सह के बाद विसर्ग है। इसी प्रकार से निहि प्लस रोग, यहाँ पर ह्रस्व मात्रा के बाद में विसर्ग आ रहा है तो इसका लोप हो जाएगा और ह्रस्व मात्रा दीर्घ में परिवर्तित हो जाएगी, नी रोग। इनको हम विस्तार से पढ़ेंगे, इन सभी नियमों को हम विस्तार से पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो देखें, सबसे पहला नियम है सूत्र नंबर 1, भो भगो अघो पूर्वस्य यो असि। भो भगो अघो पूर्वस्य यो असि। भो भगो अघो पूर्वस्य यो असि। ये कह रहा है कि भो शब्द आ जाए, भो शब्द आ जाए, भगो शब्द आ जाए, अघो शब्द आ जाए, भो शब्द आ जाए, भगो आ जाए, अघो आ जाए, ए आ जाए या आ जाए, ए आ जाए या आ जाए और इसके बाद आ जाए विसर्ग। इसके बाद क्या हो? विसर्ग हो और इस विसर्ग के बाद में आ जाए अस्वर्ण। अस्वर्ण में सभी आ जाते हैं, ए ई उ ऐ ऋ ऋ ए ऐ औच हय वरट लण यम गण नम झभय घड़ दस जब गढ़ 10। यहाँ तक के सारे वर्ण इस अस्वी प्रत्याहार में आ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में इस विसर्ग को बदलते हैं किसमें? ये किसमें बदलेंगे? ये भो आ जाए, भगो आ जाए, अघो आ जाए, पूर्व से यो असि और उसके पूर्व में इसके बाद में क्या आ जाए? अस प्रत्याहार आ जाए तो असि आने पर ये में परिवर्तित हो जाता है, यानी जो विसर्ग है वो ये में बदल जाएगा। फिर उसके बाद सूत्र नंबर 1,
लोप साकल्यस्य, लोप साकल्यस्य, इस लोप साकल्य से य के बाद यदि कोई हल वर्ण है, य के बाद यदि कोई हल वर्ण है तो ऐसी स्थिति में य का नित्य लोप होता है। इसका नित्य हमेशा नित्य क्या होगा, लोप हो जाएगा। यानी कि पहले तो विसर्ग को ये में परिवर्तित किया, फिर ये के बाद क्या आ रहा है भाई, यदि हल वर्ण है, इसमें स्वर भी आते हैं और इसमें हल भी आते हैं, दोनों आते हैं, स्वर भी आते हैं और हल भी आते हैं। यदि ये के बाद हल वर्ण आ रहा हो तो ये का नित्य लोप करेंगे। वहीं पर यदि हल वर्ण नहीं आ रहा हो बाद में, तो ऐसी स्थिति में हली सर्वेशाम, हली सर्वेशाम, ये सूत्र कह रहा है कि यदि ये के बाद कोई स्वरवर्ण आ जाए, ये के बाद यदि कोई भी स्वरवर्ण आ जाता है तो विकल्प से लोप होता है। लोप तो होता है, यहाँ तो नित्य लोप होता है, हमेशा ही लोप होगा, और यहाँ विकल्प से लोप होगा। किससे, विकल्प से लोप। विकल्प का मतलब लोप हम कर भी सकते हैं और ये का ये भी रह सकता है। तो यहाँ नित्य लोप नहीं है, यहाँ आवश्यकता अनुसार लोप भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन ये के बाद हल वर्ण है तो हमेशा ही लोप करना है। जैसे कि भो देवाह, भो देवाह, जैसे कि भो देवाह, भो के बाद विसर्ग आ रहा है और उधर द असवर्ण में से है, तो ऐसी स्थिति में ये विसर्ग बदल जाएगा किसमें, भोय देवाह। अब नियम लगेगा लोप साकल्यस्य, क्योंकि ये के बाद हल वर्ण है तो ऐसी स्थिति में नित्य लोप ही होता है, इसलिए इस ये का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा और बना भो देवाह। तो यहाँ लगा कौन सा, लोप साकल्यस्य, और यहाँ पर लगा कौन सा, भो भगो अभो पूर्व से यो असी। इसके अनुसार विसर्ग की जगह यह हुआ, फिर लोप साकल्य से यह का लोप हो गया। नित्य लोप करना है, हमेशा लोप भी करना है यदि बाद में हल वर्ण आता है तो। और फिर भो देवाह, यह का लोप होने पर भो देवाह अजीन करेट संयोजनम से भो देवाह शब्द बना। उसी प्रकार से अन्य उदाहरण देखें, जैसे कि भगो नमस्ते, भगोह नमस्ते, भगो के बाद विसर्ग है और उसके बाद व्यंजन वर्ण है, तो विसर्ग की जगह यह हो जाएगा भगोय देवाह, भगोय नमस्ते। उसके बाद यहाँ पर लगा लोप साकल्य, लोप साकल्य लगा, लोप साकल्य से यह को लोप हो जाएगा तो बना भगो नमस्ते। याद रखो इस सूत्र के साथ में ये दोनों सूत्र चलने हैं, क्योंकि यहाँ यो असी आ रहा है और यो असी में स्वर और हल दोनों ही शामिल होते हैं। यदि बाद में स्वर आते हैं तब हली सर्वेशाम लगेगा, यदि बाद में हल वर्ण आते हैं, व्यंजन आते हैं तो लोप साकल्य से लगेगा। जैसे कि अगला देखो, अघो याही, अघोह प्लस याही, तो शब्द बन जाएगा अघोय, ये के स्थान पर विसर्ग हो जाएगा प्लस याही, उसके बाद लोप साकल्य लगेगा तो शब्द बना अघो यासी याही। इसी तरह अगला उदाहरण देखें, देवा इह, देवा इह। अब इसके बाद में स्वर आ रहा है, ऐसी स्थिति में विकल्प से हम इसको यह कर सकते हैं, जरूरी नहीं है देवाय प्लस इह, देवाय प्लस इह, तो ये तो बना किससे, विकल्प से। अब विकल्प से बन जाएगा तो क्या बन जाएगा, देवाई। यदि हम इसका लोप कर दें, यदि हम इसका लोप कर दें तो बनेगा देवा ई, तो दोनों ही सही है।
विकल्प से लोप करने पर देवा यह बना, और विकल्प केवल यह का यही छोड़ने पर देवा यह बना। तो दोनों ही स्थितियां सही हैं। यहाँ पर लगेगा हली सर्वेशा। कौन सा लगेगा? हली सर्वेशा। हली सर्वेशाम से यह हो गया, जिसका कि विकल्प से देवा यह बना। तो ये भो भगो अभो पूर्व से यो असी, यानी भो आ जाए, अभो आ जाए, भगो आ जाए, ए आ जाए, विसर्ग आ जाए, उसके बाद में अस वर्ण आ जाते हैं, प्रत्याहार आ जाते हैं, तो विसर्ग को ये में परिवर्तित कर देंगे। फिर ये में परिवर्तित करने के बाद में यदि हल वर्ण आ रहे हैं तो लोप साकल्य से सूत्र लग करके ये का हमेशा लोप करना है। यदि बाद में स्वर वर्ण आ रहे हैं तो विकल्प से लोप करना है, लेकिन विकल्प से करना है, यानी अति आवश्यक नहीं है लोप करना। लोप भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर लोप नहीं करते हैं तो देवा यह बना, और लोप करते हैं तो देवा यह बना। तो ये पहला सूत्र था जो समझ में आ गया होगा, भो भगो अभो पूर्वस्य यो असि। अगला नियम है, अगला सूत्र है, एतद्दो श्लोको अकोर नए समासे। एतद्दो, एतद का मतलब एस, और तद का मतलब से। इनके बाद में यदि हलवर्ण आते हैं, क्या आते हैं? हलवर्ण, तो इन विसर्गों का लोप हो जाता है। एतद्दो श्लोको अकोर नए समास, नए समास नहीं होने पर, नया तत्पुरुष समास है, ये तत्पुरुष समास नहीं है, तो इन विसर्गों का लोप हो जाएगा। जैसे कि एसह या सह, और इसके बाद आ जाता है हलवा, तो दोनों विसर्गों का क्या हो जाएगा? लोप आदेश हो जाता है। जैसे कि एसह विष्णु, एसह प्लस विष्णु बराबर एस विष्णु, जैसे कि सह प्लस शंभु, शंभु, जैसे कि एसह प्लस कृष्ण, एस कृष्ण। इस तरह से ये है दूसरा नियम विसर्ग लोप संधि का। लेकिन दूसरा नियम है इसी में, यदि एस के बाद विसर्ग और सह के बाद विसर्ग है और इसके बाद आ जाए स्वर, तो ऐसी स्थिति में विसर्ग का लोप नहीं होगा, अन्य संधि कार्य होगा। स्वर आ जाए तो विसर्ग का लोप नहीं करना है। एस के बाद और सह के बाद यदि हलवर्ण है तो ऐसी स्थिति में विसर्ग का लोप होता है। एस के बाद में और सह के बाद में यदि विसर्ग है और उसके बाद में हलवर्ण है तब विसर्ग का लोप करेंगे। यदि सह और एस के बाद में स्वर आ रहा है कोई, तब विसर्ग का लोप नहीं करना है, अन्य संधि कार्य होगा, यानी अन्य नियम लगेगा। जैसे कि सह प्लस अपी,
सह प्लस अपि। तो विसर्ग से पहले ए आ रहा, विसर्ग के बाद ए है तो उत्तु संधि हो जाएगी सो अपि। यहाँ पर इस विसर्ग का लोप नहीं। मैंने ये कहा कि एस और सह के बाद में यदि स्वर आ जाते हैं तो विसर्ग का लोप नहीं करना है, अन्य संधि कार्य करना है। इसका सूत्र है, अगला सूत्र है जैसे कि सो अचि लोको चेत पाद पूर्णम। सो अचि लोको चेत पाद पूर्णम। समझिए, मैंने कहा एस और सह के बाद में हलवर्ण है तो लोप कर देंगे, एस और सह के बाद में स्वर है तो लोप नहीं करना है, अन्य संधि कार्य करना है। लेकिन यदि छंद के चरण की पूर्ति करने के लिए, विशेष बात है, यदि छंद के चरण की पूर्ति के लिए, यदि छंद के चरण की पूर्ति के लिए सह के बाद विसर्ग का लोप करने की आवश्यकता हो, सह के बाद विसर्ग के लोप की आवश्यकता हो तो वहां सह के आगे स्वर रहने पर भी, तो वहां सह के आगे स्वर रहने पर भी विसर्ग का लोप हो जाता है, विसर्ग का लोप कर देते हैं, विसर्ग का लोप कर देते हैं। मैंने ये कहा कि सह और एस के बाद में यदि हलवर्ण है तो लोप कर देंगे, स्वर है तो लोप नहीं करना है। लेकिन श्लोक में हमारा छंद पूरा नहीं हो रहा है, तो छंद में आने वाली मात्रा पूरी नहीं हो रही है, तो उन मात्राओं को सही प्रकरण में जमाने के लिए यदि सह के बाद विसर्ग है और इसके बाद स्वर है तो ऐसी स्थिति में इसका लोप कर देंगे और अन्य संधि कार्य हो जाएगा। जैसे सह के बाद इति लिख रहा है, अब यदि हम मात्रा लगाएं तो यहाँ दीर्घ आएगी, यहाँ ह्रस्व आएगी, यहाँ दीर्घ, यहाँ ह्रस्व आएगी। यदि हमें लोप करना है इसका तो क्या बना देंगे, सहती बना देंगे। अब यहाँ ह्रस्व, यहाँ दीर्घ और यहाँ ह्रस्व, अब 3 मात्राओं में ही काम चल गया। जबकि यहाँ पर 1 2 4 मात्राएं लग रही हैं, यहाँ पर 4 मात्राएं लग रही हैं और यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 में ही काम चलेगा। तो इससे छंद पूर्ति के लिए यदि आवश्यकता है तो हम, छंद में विशेष रूप से आएगा, यदि छंद पूर्ति के लिए आवश्यकता है तो स्वर रहने पर भी विसर्ग का लोप कर सकते हैं। जैसे कि सह एस दशरथी राम, सह एस दशरथी राम, सह एस दशरथी राम। अब यहाँ पर देखो मात्रा लगाएं 2 2, एस में 1, द में 1, स में 1, प में 1, थी में 1, राम में 2 और मह में 2। तो अनुष्ठुप छंद है इसमें है अनुष्ठुप छंद। यस्या प्रथमे पादे 12 मात्रा, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 13 मात्राएं हो रही है। 12 होनी चाहिए ना, जैसे अब मात्रा, तो 12 मात्रा होनी चाहिए। तो क्या करेंगे, इसको विसर्ग का लोप कर देंगे। बाद में क्या है, स्वर है, फिर भी इसका लोप कर देंगे और लोप होने पर क्या बनेगा, ए और ए मिलकर के क्या बन जाएगा, ए और ए मिलकर के ए प्लस ए बराबर बड़ी ए, तो क्या बनेगा, शेष शेष बना। तो यहाँ दीर्घ यहाँ हो गया काम, हो गई 12 मात्रा। इनको हटा दीजिए दोनों को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ अनुष्ठुप छंद की पूर्ति करने के लिए यदि बाद में स्वर आता है तो उस स्थिति में हम विसर्ग का लोप कर देंगे, और लोप करने के बाद अन्य संधि कार्य हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा संधि कार्य हुआ है, वृद्धि आदेश हुआ है। विसर्ग का लोप होते ही वृद्धि आदेश हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। कौन सा, सोअचि लोपोच्छेद पाद पूर्णम, सोअचि लोपोच्छेद पाद पूर्णम, यानी कि विसर्ग से पहले स है और उसके बाद में यदि कोई स्वर वर्ण है तो छंद पूर्ति के लिए हम विसर्ग का लोप कर सकते हैं, अन्यथा विसर्ग का लोप नहीं करना है। दूसरा देखें, अगला नियम, विसर्ग लोपो दीर्घ संधि, विसर्ग लोपो दीर्घ संधि। विसर्ग लोप होने पर दीर्घ संधि होती है। जैसे कि पहला सूत्र है रोरी, पहला सूत्र है रोरी, लोपे पूर्वस्य दीर्घो अण। अगला सूत्र है ड्रलोपे ड्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोअण, ड्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोअण। इसका मतलब है यदि हरिश्व स्वर हो, ये मैंने बताया था, हरिश्व स्वर हो, और हरिश्व स्वर में कौन कौन से हैं भाई, ए ई उ, और इसके बाद आ जाता है विसर्ग, और विसर्ग के बाद आ जाता है रे। तो ऐसी स्थिति में दीर्घो अण, अण का दीर्घ हो जाता है। अण का मतलब, अण का मतलब ए ई उ और री, अयुण, इनका दीर्घ हो जाएगा, यानी ए का आ, ई की बड़ी ई, उ का बड़ा उ और री की बड़ी री आदेश हो जाएगी। तो यहाँ ए को बड़े आ में बदल देंगे, ई को बड़ी ई में, उ को बड़े उ में बदल देंगे, और विसर्ग का क्या हो जाएगा, रे। विसर्ग का क्या हो जाएगा, रे। और बाद में एक और रे है, इसलिए इस रे का क्या हो जाएगा, लोप। बाद में एक और रे है, इसलिए इस रे का क्या कर देंगे, लोप कर देंगे। किस सूत्र से होगा, रोरी सूत्र से, ड्रलोपे पूर्वस्य दीर्घो अण से। जैसे कि पुनः प्लस रमते, विसर्ग से पहले ए आ रहा है, अविसर्ग है, वैसे भी ये कौन सा है, अव्य है, और विसर्ग के बाद रे आ रहा, तो यहाँ आने वाली ए की मात्रा दीर्घ में परिवर्तित हो जाएगी। तो शब्द बना पुनः
और विसर्ग के स्थान पर र होगा, फिर बाद में एक और र है इसलिए इसका लोप हो जाएगा और ह्रस्व मात्रा दीर्घ में परिवर्तित हो जाएगी, तो बना पुनः रमते। ऐसे ही यदि हम इसी को विस्तार से समझें, देखो विस्तार से समझते हैं। पुनः प्लस रमते, पहले लगा सस जसोरू, याद करो सस जसोरू का क्या मतलब है। सस जसोरू का मतलब है कि विसर्ग के स्थान पर रे आदेश हो जाएगा। रू का मतलब रे आदेश हो जाएगा, रू हो जाएगा, रू की संज्ञा होकर के रे शेष रहता है, तो शब्द बनता है पुनर्रमते। अब रोरी सूत्र काम में आएगा। रोरी सूत्र, इस रोरी सूत्र से पूर्व रे का लोप हो जाएगा, तो शब्द बन गया पुनर्रमते। अब अगला सूत्र काम में आएगा, ढलोपे पूर्व से दीर्घो अण। ढलोपे पूर्व से दीर्घो अण ये कहता है कि जहां पर अण आ रहा है, अण प्रत्याहार आ रहे हैं, उनको दीर्घ में परिवर्तित कर दो, तो ये दीर्घ में परिवर्तित करवा रहा है पुनः। इस तरह से ये शब्द बनेगा। आ गया होगा समझ में। अगला देखें, हरि ही रम्य, हरि ही प्लस रम्य, पहले सस जसोरू लगा, सस जसोरू से रू होगा, रू की संज्ञा होकर के रे शेष रह जाएगा, तो शब्द बन जाएगा हरेर रम्य, हरेर प्लस रम्य। अब लग जाएगा रोरी, रोरी का के कारण इस रे का लोप हो जाएगा, तो बना हरि रम्य। अब लगा ढलोपे वाला, ढलोपे पूर्व से दीर्घो अण, ये कह रहा है कि जहां पर अण प्रत्याहार आ रहे हैं उनको दीर्घ में बदल दीजिए, तो ये दीर्घ में बदल दिया, हरि रम्य, ये सिद्ध हो गया। अगला है, अगला देखें, अगला पॉइंट है अहन शब्द का संधि कार्य। मोस्ट अहन शब्द, अहन शब्द की संधि, अहन शब्द से अहन के ना को विसर्ग रू ही माना जाता है। अहन के ने को विसर्ग रू ही माना जाता है। यानी अहन के में जो ने आ रहा है इसको हम विसर्ग मानते हैं और विसर्ग को किस में बदलते हैं, रे में, इसलिए रू ही माना जाता है। अगला सूत्र है रोआ सुपी, रोआ सुपी, और इसका वार्तिक रूप रात्रि रथांतरेषु, रथांतरेषु, रूप रात्रि रथांतरेषु ऋत्वम वाच्यम, रूप रात्रि रथांतरेषु ऋत्वम वाच्यम, यानी कि अहन शब्द के बाद में रूप आ जाए, रात्रि आ जाए, रथ आ जाए, अहन शब्द के बाद में रूप आ जाए, रात्रि आ जाए और रथ आ जाए, तो अहन को क्या माना था, विसर्ग। इस विसर्ग को ओ में परिवर्तित करना है। किसमें करना है, ओ में परिवर्तित करना है,
तो शब्द बन जाएंगे कैसे? अहो रूपम, अहो रात्रि, अहो रथम, अहो रथम। यदि इनके अलावा अन्य शब्द आ जाए, किनके? रूप, रात्रि और रथ, इनके अलावा अन्य शब्द हो तो रुत्व आदेश होगा, तो रुत्व आदेश होगा। जैसे अहन प्लस पति, अहन प्लस पति, इस न को तो क्या मान लिया हमने? विसर्ग मान लिया। विसर्ग को फिर किस में बदल देंगे? रे में बदल देंगे। तो बना क्या? अहन पति। मैंने कहा कि अहन में रूप, रात्रि, रथ के अलावा अन्य शब्द कोई भी आ जाते हैं तो रुत्व आदेश होगा, यानी रुत्व विसर्ग संधि। यहाँ पर कौन सी है? उत्व विसर्ग है और यहाँ पर रुत्व विसर्ग है। जैसे कि अहन प्लस मुख्यम, अहन प्लस मुख्यम, अहर मुख्यम, अहर मुख्यम। अहन प्लस निशा, अहन प्लस निशा, अहर निशा। उसी तरह से अहन प्लस अहन, अहन प्लस अहन, अहरह, अहरह। अहरहन नहीं होगा क्योंकि इसको हमने क्या माना? विसर्ग माना। अहरह, अहन प्लस अहन, अहरह, यह भी ऋतु विसर्ग संधि। ये अहन शब्द की संधि है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर करें, कमेंट करें। अच्छा लग रहा हो तो फॉलो करें और मुझे बताएं कि और क्या समझ में नहीं आ रहा है, कौन से शब्द समझ में नहीं आ रहे हैं, संधियों के बारे में पूछें। यहाँ संधि को पढ़ने के लिए प्लेलिस्ट में जाएं, जो संधि प्रकरण नाम से बनी हुई है उसमें लगभग क्या पूरी संधि उसमें खत्म करा दी है मैंने आज तक। आज विसर्ग संधि शेष बच रही थी जिसको मैंने आज कंप्लीट करा दिया। अगली क्लास में हम प्रत्ययों के विषय में पढ़ेंगे, प्रत्ययों के बारे में जानेंगे। प्रत्यय की क्या, किसे कहते हैं, प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्यय की परिभाषा क्या है, कौन कौन से प्रत्यय हैं, जिनमें से क्या क्या शेष रहता है, प्रत्ययों को कैसे पहचानेंगे कि इसमें ये प्रत्यय है। क्योंकि बहुत सारे प्रत्यय समान भी होते हैं जिनमें कि पता नहीं चलता है कि इसमें ये शेष रह रहा है, इसमें भी ये शेष रहता है, इसमें भी यह शेष रहता है, तो पता नहीं इसमें कौन सा प्रत्यय होगा। उन सब के विषय में हम चर्चाएं करेंगे। लेकिन चैनल को फॉलो करें, लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है, धन्यवाद।